Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss the pulmonology part 2. The first one is a TB. So TB के अंदर लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जब भी वेट लॉस की बात होती है तो आपने 3 डिजीज पे फोकस करना है, कैंसर, हाइपोथायराइडिज्म एंड द थर्ड वन इज द टीबी. ठीक है, तो टीबी के अंदर पेशेंट जो है इसके अंदर फीवर हाई ग्रेड नहीं होता, मोस्टली जो है ना लो ग्रेड फीवर आपको देखने को मिलेगा. पेशेंट को नाइट स्वेट होंगे, वेट लॉस होगा, ड्राई कफ के साथ प्रेजेंट करते हैं, प्रोराइटिक चेस्ट पेन हो सकती है, हेमापेटिसिस भी. ठीक है, हेमापेटिसिस और इसमें क्या डिफरेंस होता है, जब भी लाइक स्पूटम के साथ अगर ब्लड आ रहा है देन यू विल से इट्स अ हेमापेटिसिस. अब इसमें आपने ये देखना होता है कि एक्टिव जो है वो कब है टीबी और जो लेटेंट है वो कब है. अब जब भी एक्टिव होगा तो आपने क्या करना होता है, ये एएफबी क्या होता है, एसिड बेसिकली जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये एक ही एसिड फास्ट बेसल है. ठीक है, तो आपने एएफबी स्मेयर करवाते हो उसमें वो पॉजिटिव आ जाएगा. लेटेंट के अंदर आपने जो गामा रिलीज ऐसे और पीपीडी टेस्ट करते हो. ठीक है, अब इसके अंदर एयरबोर्न आपने आइसोलेशन अगर तो स्पूटम नेगेटिव आ गया और एंटी रेजोल्यूशन नहीं हो रही सिम्टम्स की देन यू विल आइसोलेट कर देते हो पेशेंट को. फिर आपने टीबी का क्या ट्रीटमेंट होता है, आपने 4 ड्रग्स जिसको आप राइप से याद रख सकते हो, RIPE, रिफेम्पिसिन, आइसोनाजिड, पायराजिनामाइड, एथम्ब्यूटोल की आपने 2 मंथ्स के लिए देनी होती है और 4 मंथ्स के लिए आपने आइसोनाजिड और रिफेम्पिसिन देनी है. अब इसका एक साइड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं भी आपको बताती हूँ. जैसे देखो आइसोनाजिड में हमने फाइनल ईयर में भी आपने देखा होगा कि उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट MCQ आता था कि आपने क्या करना होता है, विटामिन B6 देते हो ना, तो उसमें क्या बेसिकली आइसोनाजिड जो है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करते हैं. ठीक है, और रिफेम्पिसिन का इसकी इन सब मेडिसिन के कोई ना कोई बहुत ज़्यादा लाइक 3-4 साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कॉमन है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है वो एक ही है, वो मैं आपको याद करवाती हूँ. रिफेम्पिसिन के अंदर ऑरेंज कलर यूरिन आता है. जब भी मे बी आपने टीबी का कोई पेशेंट अपनी वार्ड्स में देखा हो तो उसके अंदर प्रॉपर अगर उसको कैथेटर पास किया होता है तो उनका जो यूरिन बैग होता है वो बिल्कुल ऑरेंज कलर का उसमें यूरिन आ रहा होता है. रिफेम्पिसिन का इंपॉर्टेंट फीचर ऑरेंज कलर यूरिन है. आइसोनाजिड का पेरिफेरल न्यूरोपैथी है. ठीक है, पायराजिनामाइड का यूरिक एसिड, इसमें हाइपोयूरिसीमिया और गाउट हो जाता है, और एथम्ब्यूटोल को आप ई से आई याद रख सकते हो, उसमें वो ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाता है. ठीक है, अब इसके अंदर जो फर्स्ट लाइन है वो आप क्या करते हो, लेटेंट की बात हो रही है. लेटेंट के अंदर आपने रिफेम्पिसिन को 4 मंथ्स के लिए देते हो. सेकंड लाइन आप आइसोनाजिड के साथ साथ विटामिन B6 भी ऐड करोगे. ठीक है, और जनरल पॉपुलेशन के अंदर 6 मंथ, लेकिन अगर हेल्थ केयर वर्कर है तो आप उनके अंदर 9 मंथ्स कंटिन्यू करते हो. ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका जो है वो पेशेंट जो है वो एसिम्टोमेटिक हो जाता है और AST ALT उसके जो भी सारे एंजाइम्स हैं वो सारे नॉर्मल हैं, जॉन्डिस नहीं है पेशेंट को, एब्डोमिनल पेन जो है लाइक अगर कोई कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं या ये एसिम्टोमेटिक हो गया देन आप क्या करते हो, मेडिकेशन को स्टॉप कर दोगे. इसमें इन्होंने ये क्यों बताया हुआ है कि अगर आपके AST ALT जो है उसका लेवल रेज हो जाएगा देन आप मेडिकेशन क्यों स्टॉप करते हो. इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. आप ये कह सकते हो कि जो भी ये सारी मेडिसिन होती है ना वो लीवर से मेटाबोलाइज होती हैं. ठीक है, लेकिन अगर उसका लीवर पहले से ऑलरेडी खराब है, AST ALT उसका लेवल रेज आ गया है, तो फिर क्या होगा कि आपने ये उसका पहले ही लीवर मेटाबोलाइज नहीं कर रहा, देन यू विल स्टॉप ऑल द TB ड्रग्स. ओके, अब इसमें नेक्स्ट मूव करते हैं नमूनिया पे. नमूनिया क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर जो आपका लंग पेरेन्काइमा होता है वो इन्वॉल्व होता है. अब टिपिकल और एटिपिकल में क्या डिफरेंस होता है, जो टिपिकल नमूनिया होता है वो ऐसे बैक्टीरिया से कॉज होता है जैसे आप ब्लड कल्चर पे उसे देख सकते हो. ठीक है, सेपरेट उसकी जो कॉलोनीज बन जाती हैं एगर पे कल्चर पे, लेकिन जो एटिपिकल नमूनिया होता है उसके बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं करते. ठीक है, कल्चर पर वो ग्राफ्ट नहीं होते. अब इसमें टिपिकल नमूनिया देखते हैं. टिपिकल नमूनिया के अंदर नमूनिया के पेशेंट के अंदर मोस्टली इन्फेक्शन और लंग पेरेन्काइमा का ही इन्फेक्शन है. इसके अंदर पेशेंट को फीवर होगा, प्रोडक्टिव कफ होगी. ठीक है, मोस्टली जो है वो टीबी के अंदर ड्राई कफ होती है, लेकिन नमूनिया के अंदर आपको प्रोडक्टिव मिलती है. एक्सरे करवाओगे तो जो भी लोब इन्वॉल्व होगा उसमें आपको लगेगा कंसोलिडेशन हो गई है. इसमें प्रॉपर अगर आप नमूनिया का पेशेंट देखो और आपने एक्सरे करवाया तो उसका एक जो जिस लोब का नमूनिया होता है वो लोब नजर ही नहीं आ रहा होता, वो बिल्कुल वाइट होता है. एक्सरे के ऊपर जो एयर होती है वो बिल्कुल ब्लैक नजर आती है. ठीक है, और जो कंसोलिडेशन है वो बिल्कुल वाइट हो जाएगी. अब इसमें आपने इसको कैसे डायग्नोस करना होता है, इसके लिए एक कर्ब स्कोर होता है. ठीक है, कर्ब स्कोर को आपने कैसे याद रखना है, पेशेंट अगर कन्फ्यूजन है, मेंटल स्टेटस की अच्छी नहीं है, यूरिया उसका 6.5 से ज़्यादा, रेस्पिरेटरी रेट 30 से ज़्यादा, ब्लड प्रेशर उसका 90 से कम है और एज जो है वो 65 से, कर्ब 65 स्कोर बोलते हैं. ठीक है, अगर पेशेंट जो है कर्ब 65 जो है इनमें से कोई भी, अभी ये टोटल 5 स्कोर बनते हैं ना, तो इसमें से अगर 0 से 1 है तो और हेल्दी पेशेंट है तो आप एजोमेक्स देते हो वही 4-5 डेज के लिए. ठीक है, लेकिन अगर कर्ब स्कोर के साथ साथ कोई कोमॉर्बिडिटी लाइक कोई और भी डिजीज़ है तो आप उसमें लीवोफ्लोक्सासिन या फिर आप सेफोरेक्साइन या फिर एजोमेक्स साथ में उसके ऐड कर दोगे 5 डेज के लिए. अगर कर्ब 65 का 2 स्कोर आ गया देन आप लीवोफ्लोक्सासिन और सेफ्ट्राक्सोन के साथ एजोमेक्स ऐड करते हो, और अगर कर्ब 65 स्कोर 3 या उससे ज़्यादा तो आप लीवो के साथ साथ वेंको ऐड करोगे. अब देखो मोस्टली जो है वो लीवो तो ऑलमोस्ट सब में ऐड हो रही है. जब हेल्दी पेशेंट आप उसको ये तो आप नॉर्मली जो आपका OPD वाला पेशेंट है उसको आप एजोमेक्स ही देते हो. ठीक है, और कोमॉर्बिडिटी है तो आप उसमें लीवोफ्लोक्सासिन के साथ साथ एजोमेक्स ऐड करोगे, फिर इसमें लीवोफ्लोक्सासिन के साथ साथ एजोमेक्स. ओके, और कर्ब जो 3 है स्कोर जो इसका, इसमें आपने लीवोफ्लोक्सासिन के साथ साथ वेंको, और इसमें फर्दर जब ये स्वेयर केस हो जाता है ना नमूनिया को तो आप उसमें वो मीरोपेनम ऐड कर देते हो फॉर 7 to 10 डेज के लिए. ठीक है, इसमें हम वही स्पूटम कल्चर ग्राम स्टेनिंग करवा के देखते हैं, और इसका स्टेप नमूनिया को जो स्पेसिफिक टेस्ट होता है वो यूरिनरी एंटीजन होता है. अब एटिपिकल नमूनिया के अंदर क्या होता है, इसमें पेशेंट जो है वो ड्राई कफ है, ड्राई और प्रोडक्टिव दोनों ही हो जाती है ऑलमोस्ट. इसमें आपने बायलेटरल चेस्ट एक्स में वही इन्फिल्ट्रेशन आपको मिल सकती है, हेल्दी है, मेल क्राउडेड एरिया, लो ग्लोबिन हीमोग्लोबिन है, रैश. इसमें एरिथेमा मल्टीफॉर्म. मोस्ट कॉमनली जो एटिपिकल नमूनिया होता है ना वो माइकोप्लाज्मा नमूनिया की वजह से होता है. ठीक है, दूसरा इसमें जो है वो लेजोनेला नमूनिया भी कॉमन है. अब लेजोनेला जो होता है इसको मोस्टली कंटामिनेटेड वाटर से होता है, अक्सर जो ये एयर कंडीशनर का वाटर होता है इसके थ्रू भी हो जाता है ये. ठीक है, और इसका ये मोस्ट कॉमन फीचर होता है कि इसके अंदर पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया मिलता है, लो सोडियम होगा, लो HB, हाई AFP, और वाटर सोर्स है देखो AC, एब्डोमिनल पेन, ये सारे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है. इसमें भी आप वही ग्राम कल्चर और ग्राम स्टेन करके देखते हो. माइकोप्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज है वो IgM मिलती है. ठीक है, और लेजोनेला के लिए आप क्या करवाते हो, यूरिन एंटीजन करवाते हो. कौन से एगर पे, चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्ट एगर पे. और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, आपने वही एजोमेक्स और डॉक्सीसाइक्लिन देना होता है. अब इसमें नेक्स्ट देखो, नमूनिया की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें हम कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया होता था और द सेकंड वन इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड. इसमें कम्युनिटी एक्वायर्ड मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन आप देख सकते हो कि इसमें अगर वो ही 72 आवर्स तक अगर विद इन द 72 आवर्स होता है देन इट्स अ कम्युनिटी एक्वायर्ड, और अगर आफ्टर 2 to 3 डेज होता है आफ्टर द 72 आवर्स देन यू विल से इट्स अ हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया. अब इसके अंदर पेशेंट कैसे वही फीवर, प्रोडक्टिव कफ और एक्सरे पर आपको नमूनिया मिल सकता है. इसके अंदर कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं, इकोलाई, सूडोमोनास, क्लैप्सिला और एमआरएसए. अब इसके अंदर आप जो नमूनिया के जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड पेशेंट उसके अंदर आपने मोस्टली वेंको और मीरोपेनम दे रहे होते हैं. वेंको सेफेपाइम से स्टार्ट करोगे, फिर पाइपरसिन, टेजोबेक्टम ऐड करोगे और देन उससे भी ट्रीट हो रहा है देन मीरोपेनम पे. अब वेंटिलेशन एक्वायर्ड नमूनिया क्या होता है, जो पेशेंट जो है वेंटिलेटर पे है या ICU में है. ठीक है, उसमें भी आफ्टर द 3-4 डेज पेशेंट को
आपको ये निमोनिया स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो उसकी सेक्रीशन जो आप सिक्रीट आउट कर रहे होते हो एंटी ट्यूब के थ्रू, ठीक है, उसमें जो सारी सेक्रीशन होगी उसका कलर भी इवन के चेंज हो जाता है। ये डिपेंड करता है, जैसे उसमें जो होता है स्ट्रेप निमोनिया, इसमें रस्टी कलर आता है मोस्टली। इसमें बायलेटरल होता है मोस्टली, ये स्वेयर होगा। इसमें सूडोमोनास का ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो है वो वेंटिलेशन में ज़्यादा होता है, जो आईसीयू में होते हैं पेशेंट एडमिट। इसमें सेम आपने वेंकोमासिन और सेफेपाइन, मीरोपेनम, यही सेम ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन आप इसमें लीवोफ्लॉक्सासिन विद और विदाउट ऐड कर दोगे। अब लंग एब्सेस क्या होती है कि आपके लंग के अंदर कोई ना कोई एब्सेस बन गई। एब्सेस की कॉज क्या, आइदर फॉरेन बॉडी इंजेक्शन है या फिर अल्कोहलिक है या स्ट्रोक में चला गया था पेशेंट, पॉस्ट सीजर है। इसमें भी पूरे जो लंग एब्सेस होती है, एक चीज़ जो है वो इन्फेक्टेड हो गई है तो उसकी बहुत ज़्यादा फाउल स्मेलिंग होती है, ठीक है। इसमें पेशेंट हेमाटाइटिस और क्लबिंग के साथ भी प्रेजेंट करेगा। एक्स के अंदर आपको प्रॉपर फ्लूइड लेवल्स मिलेंगे, ठीक है। और इसको आप ट्रीट कैसे करते हो, एब्सेस में आप मोस्टली ऑगमेंटिंग या क्लिंडामाइसिन देते हो। अब एआरडीएस क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। तो इसमें क्या होगा कि पेशेंट बिल्कुल अनस्टेबल है, बायलेटरी इन्फिल्ट्रेशन होगी, इसमें ऑक्सीजन बहुत डिस्ट्रेस में जा रहा है ना, और लो ऑक्सीजन होगी। निमोनिया, पेंक्रेटाइटिस, स्ट्रोक है, सेप्सिस, एस्पिरेशन, ये उन सब में ज़्यादा कॉमन होता है। इसको आप इसमें सारा प्रॉपर्ली इसको डायग्नोस करोगे कि उसकी कॉज क्या है। इसमें आरडीएस के पेशेंट के अंदर आपने हाई फ्लो ऑक्सीजन देनी होती है, उसको प्रॉन पोजीशन करते हो, उसका फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करते हो, पॉजिटिव एंड रेस्पिरेटरी प्रेशर दोगे, वेजोडाइलेटर ऐड करते हैं इसके अंदर, ठीक है। और अगर तो रिफ्लेक्टिव है तो फिर आप क्या करते हो, जो एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन है उसकी ऑक्सीजनेशन स्टार्ट कर देते हो। नेक्स्ट विल डिस्कस द इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। अब इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कैसे कब होती है, कौन से पेशेंट्स में होती है। मोस्टली जो आपकी लंग की इंटरस्टिशियम है उसको इन्वॉल्व करेगा। इसके अंदर पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, प्रोग्रेसिव है, ड्राई कफ और फिंगर की क्लबिंग होगी, और इसके अलावा इसमें फाइन क्रैकल्स होते हैं। अच्छा, वो अस्थमा में मैं आपको बताना भूल गई थी, एक होता है ना वीज और एक होते हैं क्रैकल्स। इसमें क्या डिफरेंस होता है। अब जो वीज होती है ना, वो नॉर्मली एक सीटी की आवाज़ की तरह होती है। जैसे जब भी आप लाइक सीटी बजा रहे हो तो आप अपने माउथ को पहले आगे से नैरो करते हो ना, बिल्कुल इसी तरह अस्थमा के अंदर आपकी ब्रोंक्यूल्स जो है वो नैरो हो जाती है, इसलिए आपको वीज सुनाई देती है। वीज का ये मतलब है कि अगर एक पेशेंट आपके पास आया और वो जिस तरह से सांस ले रहा है, वीज आपको आप उसके बिल्कुल साथ हो, आपको वो सुनाई देगी, ये वीज है, ठीक है। और क्रैकल्स जो है वो कैसे होते हैं, आप देखो जो क्रैकल्स हैं आपकी जो लंग्स होते हैं ना, उसके अंदर कुछ सिक्रीशंस होती हैं। अब वहाँ पर कुछ बबल्स बनते हैं, और जब उन बबल्स के अंदर से एयर पास होती है तो जो आवाज़ आती है, जैसे आप जब आप स्टेथ लगा के सुनते हो तो उसमें वो जो वाटर बबल्स के अंदर से जब भी एयर पास होगी जो आवाज़ आती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रैकल्स होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हो, इसमें टीएलसी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के अंदर ये टीएलसी कम हो जाएगा, रेसिडुअल वॉल्यूम, एफपीसी, डीएच, ये सब कम होगा। ये आपको शायद अभी ना समझ आए, मैं इसकी इंशाल्लाह जैसे ही टॉपिक खत्म होगा तो मैं इसका एक जो डिटेल रिव्यू है वॉल्यूम्स का वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें फिर हम चेस्ट एक्सरे करते हैं, और इसका डायग्नोस्टिक ये होता है कि आपने सीटी स्कैन करवाना है। जब सीटी स्कैन करवाते हो तो उसके अंदर जो आपका इंटरस्टिशियम इन्वॉल्व हुआ उसमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिलती है। नेक्स्ट वन इज सार्कोडायोसिस। सार्कोडायोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपने याद रखना कि आपके लंग्स के साथ साथ आपकी स्किन इन्वॉल्व हो गई है, ठीक है। आइज भी इन्वॉल्व होती है, मोस्टली स्किन है। स्किन के अंदर जो एथेमेटस पेनफुल नोड्यूल्स बन जाएंगे, ठीक है। हाइपरकैल्सीमिया होता है। दूसरा इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के सिम्टम्स, यूवेटाइटिस, रेडाइटिस हो जाती है इसमें। ओके, फेशियल रैश बन जाते हैं इसमें। जब आप एक्सरे करवाते हो तो हाइलर जो है वो आपको मिलेगा, लॉब्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब इसके अंदर लैब्स के अंदर आपने क्या करना होता है, एसीई लेवल। बेसिकली इसके अंदर हम एसीई लेवल्स जो है ना, उसकी रिस्पॉन्स, जो ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स होता है उसको चेक करने के लिए करवाते हैं। हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन करवाएंगे, और दूसरा जब गोल्ड स्टैंड डायग्नोस्टिक इसका सीटी है, और ये एमसीक्यू आता है कि डायग्नोस्टिक जो है वो सीटी स्कैन होता है, और जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो आप बायोप्सी करते हो। नेक्स्ट वन इज द ब्रोंकिएक्टेसिस। आपको पहले भी बता दूं कि हमेशा नेम पे फोकस किया करें। ब्रोंकिएक्टेसिस मतलब इसमें जो एक्टेसिस है ना, वो बेसिकली एक स्ट्रेसिस है। लाइक कोई भी चीज़ अगर एक जगह पर रुक जाती है तो उसमें वो फाउल स्मेलिंग क्रिएट हो जाती है। जैसे लाइक पानी है जब वो खड़ा रहता है तो उसमें स्मेल जो है उसकी गंदी हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जो एक प्रोडक्टिव कप है वो फर्दर इन्फेक्टेड होता जा रहा है। उसके अंदर ब्रोंकिएक्टेसिस की एक फीचर है कि इसमें फाउल स्मेलिंग जो है वो प्रोडक्टिव कप होती है। इसके अंदर पेशेंट को फीवर, डिस्निया, क्लबिंग, हीमोप्टिसिस, इसमें रोंकाई मिलते हैं, स्पायरेटरी क्रैकल्स मिलते हैं, स्मोकिंग, टीबी और फाइब्रोसिस के अंदर ये ज़्यादा कॉमन है। इसके अंदर चेस्ट एक्सरे के अंदर आपको ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस मिलती है, ठीक है। इसमें भी आपने हाई सीटी स्कैन करवाते हैं, इसके अंदर ग्राउंड ग्लास के साथ साथ हानीकॉम अपीयरेंस भी मिलती है। इसमें जो एक्यूट है उसके अंदर आप वही लिवोफ्लॉक्सासिन और इनहेलर बीटा एगोनिस्ट मस्कनिक एंटागोनिस्ट से दोगे, और ऑक्सीजन अगर तो लेस देन 92% देन ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे। अगर क्रॉनिक है तो आप उसमें साबा लामा, और फिर उसमें जो इतना ज़्यादा उसका जो स्पूटम है प्रोडक्टिव का सारी प्रोडक्शन होती है ना, फिर आप उसको रीहैब करके फिजियोथेरेपी करते हो। और फिर सारा जो उसकी पॉस्चर स्पेसिफिक इसकी होती है कि आपने कैसे ये थेरेपी करनी होती है, और पॉस्चर ड्रेनेज हो रहा है कि उसका स्पूटम जो है वो बाहर है, उससे आप वो खुद बहुत रिमूव हो जाएगा स्पॉन्टेनियसली। इसमें प्रोफाइलिटिक एंटीबायोटिक ऐड कर सकते हो कि फर्दर जो है वो जो उसका स्पूटम है वो फर्दर इन्फेक्टेड ना हो। इसकी कॉजेज जो है वो कार्टिजेनस सिंड्रोम है, सीलियरी डिसफंक्शन, सिस्टिक, टीबी, मैलिग्नेंसी, ये सब हो सकती है।